जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अंग्रेजों ने भगत सिंह पर कुल 2 मुकदमे चलाए थे। पहला दिल्ली में असेंबली बम केस और दूसरा लाहौर में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को कुछ लोग सैंडर्स मर्डर केस भी कह देते हैं, लेकिन रियल में वो केस था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इन दोनों ही मुकदमों में अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया भगत सिंह को सख्त से सख्त सजा देने के लिए। वकील शातिर, गवाह झूठे और जज चालबाज, सब तरह का इंतजाम किया था अंग्रेजों ने भगत सिंह को सजा देने के लिए। आज ऐसी ही एक सच्चाई आपको दिखाऊंगा असेंबली बम केस से जुड़ी हुई। दिल्ली में असेंबली बम केस चला, जैसा मैंने पहले बताया। हम सब जानते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके थे, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। और वो बम फेंकने के बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी। वो दोनों बम बड़े घातक भी नहीं थे, उनमें कोई प्रोजेक्टाइल्स भी नहीं थे, कोई बहुत घातक पदार्थ भी नहीं थे, और उनको फेंका भी ऐसे गया था कि पहला बम गिरा था सीट नंबर 4, 5 और 33, 34 के बीच की पैसेज में। साम्राज्यवाद के बहरे कानों को समाजवाद की गूंज सुनाने के लिए भगत सिंह के हाथ से एक बम छूटता है और हवा में तैरता हुआ यहां सीट नंबर 4, 5, 33 और 34 के बीच पैसेज के अंदर गिरता है। और दूसरा बम गिरा था पीछे की खाली बेंचेस पर, जहां कोई बैठा नहीं था। पहले धमाके के कुछ सेकंड बाद एक दूसरा बम छूटता है और यहां सीट नंबर 146 के नीचे गिरता है। यह सीट खाली थी, इसके आसपास की सीटें भी खाली थी। ये 2 फोटो आप देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये उन बम धमाकों के बाद खींचे गए थे। पहले फोटो में फर्श पर हल्का सा गड्ढा कहें या निशान कहें, वो दिखता है। इस दूसरे फोटो में देखें तो एक सीट की अपहोल्स्ट्री जरूर खराब हुई थी दूसरे बम से। तो 2 बम फेंके जिनमें ना ही कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल था, और फेंके भी देख के ऐसी जगह गए थे कि किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अंग्रेज वो कम सज़ा देने के लिए तैयार नहीं थे, वो बड़ी से बड़ी सज़ा देना चाहते थे। इसलिए सब तरह की चाल उन्होंने चली। और क्या चाल चली, कई सारी चालें थी, एक चाल मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। दोस्तों, उस ज़माने में मुकदमे का ट्रायल 2 तरह से होता था। एक ट्रायल बाय जूरी और दूसरा ट्रायल विद एड ऑफ असेसर्स। अंग्रेजों का बनाया जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें 2 तरह की ट्रायल की व्यवस्था थी। जो ट्रायल बाय जूरी थी, इसमें जज तो होता था, पर साथ में जूरी होती थी, 3 से लेकर 9 मेंबर तक उसके हो सकते थे। और मुकदमे की जब प्रोसीडिंग्स होती थी, दोनों तरफ के वकील आर्ग्यूमेंट्स करते थे, गवाहियां होती थी, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, वो सब चलता था। और जूरी के मेंबर्स उन प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करते थे। जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती थी तो फिर वो जूरी के मेंबर्स आपस में बात करके एक दूसरे के साथ और फिर अपना निर्णय देते थे, और जज उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता था। जैसा कहा कि ट्रायल बाय जूरी, यानी ये ट्रायल जूरी ही करती थी। और दूसरा ट्रायल विद एड ऑफ असेसर्स, इसमें असेसर ट्रायल नहीं करते हैं, असेसर्स सिर्फ मदद कर रहे हैं। ट्रायल यहां जज ही कर रहा है। तो यहां भी जज हैं और यहां असेसर्स हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे जूरी के मेंबर थे, चाहे इस दूसरी व्यवस्था में असेसर्स थे, ये ज़्यादातर पब्लिक से ही लोग होते थे, भारतीय लोग होते थे। तो ट्रायल बाय जूरी अगर होती तो उसमें रिस्क ये है कि जितने मेंबर हैं जूरी के, अंग्रेज अपने मन माफिक फैसला अगर चाहते थे तो अब उनको उन सभी मेंबर्स को सेट करना पड़ता।
और वो आसान नहीं था। एक बात तो ये कि वो भारतीय थे और फिर एक नहीं कई सारे लोग हैं, उन सबको तैयार करना पड़ेगा, वो काम मुश्किल है। अगर एक जज को सेट कर लें तो बात बन सकती है, लेकिन वो तब बनेगी जब ट्रायल विद एड ऑफ असेसर्स हो। लिहाजा अंग्रेज़ों ने पहला निर्णय तो ये लिया कि ट्रायल बाय जूरी नहीं करेंगे, ट्रायल विद एड ऑफ असेसर्स करेंगे। यानी असेसर्स बैठेंगे, ये भी यूं ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे और जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो ये अपनी अपनी राय दे देंगे। जज अब स्वतंत्र है इनकी राय को माने ना माने। तो ये दूसरा जो ट्रायल विद एड ऑफ असेसर्स है, ये निर्णय अंग्रेजों ने ले लिया और सेशंस जज होते थे एल मिडल्टन। ठीक है, तो अब ये डिसाइड करना था कि असेसर्स हों कौन। इस बात की चिंता भी अंग्रेजों को थी। जैसा मैंने बताया कि जज स्वतंत्र था, इंडिपेंडेंट था, इनकी राय माने ना माने, लेकिन एक रिस्क तब भी था कि अगर असेसर्स ऐसा निर्णय देते हैं, ऐसी राय देते हैं, उनकी ओपिनियन ऐसी है कि आरोपी निर्दोष है, इसके बाद अगर जज फैसला सुनाता है कि नहीं आरोप सिद्ध होते हैं, अपराध किया है और सजा सुनाता है, तो कम से कम पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि देखिए इतने असेसर्स बैठे थे, उन सबको तो दिखता है, लगता है कि आरोपी निर्दोष हैं और जज फिर भी सजा सुना रहा है, यानी अंग्रेज अन्याय कर रहे हैं। तो जनता में वो मैसेज ना जाए, इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि असेसर्स जो हों वो अपनी पसंद के हों, अपने भरोसे के हों। तो दोस्तों, असेसर्स की लिस्ट बनाते हैं सेशन जज एल मिडल्टन और 13 मई 1929 को वो एक पत्र लिखते हैं दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट FB पूल को, और उस पत्र में बताते हैं कि 4, 5 और 6 जून को ट्रायल होगी और इस दौरान और दिल्ली जेल में ये ट्रायल होगी। सेशंस कोर्ट जेल के अंदर लगेगा और उस ज़माने में जेल हुआ करती थी जहां आज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, उस ज़माने में यहाँ दिल्ली जेल हुआ करती थी। तो जज ने फैसला लिया कि अदालत जेल के अंदर लगेगी, 4 से 6 जून 1929 तक ट्रायल होगी। और उसी पत्र में एल मिडल्टन ने 10 नाम, एक लिस्ट दी 10 नामों की कि इन 10 लोगों को बुलाना है, ये असेसर्स का काम करेंगे। तो मैं आपको वो 10 नाम पहले दिखाता हूं, वो 10 कौन थे और क्या छल कपट इसके बाद हुआ, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। और ये देखने के लिए हम चलेंगे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल पर। मैं आपको वो ओरिजिनल फाइल दिखाऊंगा उस मुकदमे की, आप स्वयं देख सकेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है या कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अभिलेख पटल पर। तो दोस्तों, ये है नेशनल आर्काइव्स का ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल। मैं लॉगिन कर रखा हूं और अब एडवांस सर्च पे जाके मैं यहां टाइप कर रहा हूं असेंबली बॉम्ब केस और ऐड फील्ड पे क्लिक किया, इसके बाद सर्च पे क्लिक किया। ये सारी फाइल्स असेंबली बम केस से रिलेटेड कुल 19 फाइल हैं, ये सामने आ जाती हैं। मुझे चाहिए वॉल्यूम 2 जो थोड़ा सा नीचे है, तो मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूं और ये आ गई है वॉल्यूम 2। यहाँ मैंने क्लिक किया, फाइल हमारे सामने है। अब नीचे चल के यहाँ पे जहाँ ये बुक दिखा रखी है, ओपन बुक, यहाँ डॉक्यूमेंट व्यूअर, इस पे व्यूअर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये वॉल्यूम 2 फाइल सामने खुल गई है। इस पे हम आगे चलते हैं स्क्रॉल करके, तो सबसे पहले इंडेक्स आता है, नीचे चलेंगे, इसका PDF पेज 7, ये देखिए ये आ गया PDF पेज 7। यहाँ वो पत्र है एल मिडल्टन ने जो लिखा था, ऊपर देखेंगे आप, फ्रॉम एल मिडल्टन, ये ICS अफसर थे, सेशंस जज थे, और ये 13 मई 1929 ये डेट यहाँ दिख रही है। हम इस पे नीचे चलते हैं तो इसमें वो बता रहे हैं कि ये 4 जून से 6 जून तक इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और जेल में होंगी, और इसके आगे
नेक्स्ट पेज पे इसके साथ जो लिस्ट ऑफ असेसर्स उन्होंने दे रखी है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप ये लिस्ट ध्यान से देख सकें, क्योंकि यही देखने के लिए तो हम आए थे। ये देखिए, ये कुल वो 10 नाम हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 1 एफ देवित्रे। एफ देवित्रे ये सिंगर कंपनी में के साथ एसोसिएटेड हैं और अपोलो होटल दिल्ली में ये ठहरे हुए हैं। दूसरे हैं ज्ञानचंद, ये सदर बाजार दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ये क्लॉथ मर्चेंट हैं। और तीसरे नंबर पर हैं पंडित गोपीनाथ, सन ऑफ पंडित रामरेख, ये ब्राह्मण हैं और ये रहने वाले हैं बरथल गांव के। दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई आई एम टेलिंग यू, वाई आई एम गिविंग द लिस्ट ऑफ 10 एंड आई एम कॉलिंग ईच वन बाई नेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाम से इसको देखेंगे हम। पंडित गोपीनाथ ये जमींदार हैं, किसान हैं और बरथल गांव दिल्ली के रहने वाले हैं। नंबर 4 पे आप देखेंगे हरगोबिंद, ये जाट हैं, ये लैंडलॉर्ड हैं, मतलब जमींदार हैं, किसान हैं और ये पालम गांव के रहने वाले हैं। बड़ा और प्रसिद्ध गांव है पालम, पालम के पास में ही बरथल भी है। तो हरगोबिंद पालम गांव के रहने वाले हैं। और नंबर 5 पर हैं इनायतुद्दीन। इनायतुद्दीन ये हैं रहने वाले दिल्ली के ही बाड़ा दरीबा, साफ दिखाई नहीं दे रहा, ये मर्चेंट हैं, ये व्यापारी हैं, शेख हैं। और नंबर 6 पे हैं मोहम्मद कासम खान। मोहम्मद कासम खान शाहदरा के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ये पठान हैं। नंबर 7 पर हैं मुमताज़ अली, ये रहने वाले ये भी किसान हैं, ज़मींदार हैं, नजफगढ़ के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही, नंबर 7 पे हैं। नंबर 8 पर निहाल सिंह हैं, सन ऑफ चौधरी नेकीराम, जाट हैं, ये भी किसान हैं, रनौला गांव के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही रनौला गांव के रहने वाले हैं। नंबर 9 पर हैं नूर इलाही, ये भी शेख हैं, मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं और ये भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और नंबर 10 पर हैं राम स्वरूप, सन ऑफ मोहनलाल, जाट, ये मंगोलपुर खुर्द गांव है दिल्ली में, ये मंगोलपुर खुर्द के रहने वाले हैं। तो ये जो 10 नाम शुरू में दिए 13 मई के लेटर में, जो 10 नाम आप देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ असेसर्स ऊपर लिखा गया है, तो पहले असेसर्स के लिए ये 10 नाम आइडेंटिफाई किए गए। और इन 10 नामों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से 5 किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे, जिनमें से 3 जाट थे, एक ब्राह्मण थे, एक मुसलमान थे, नजफगढ़ के जो रहने वाले थे वो। तो ये 10 नाम दे दिए गए। और कहा है इसके पहले वाले पेज पर, जब हम पढ़ते हैं उस पत्र को, तो वहां पर कहते हैं कि इनको, इन 10 को आप बुलाएं एज असेसर। ये पैरा आप देखिए, पैरा नंबर 2 पे क्या कह रहे हैं। फर्दर आई हैव द ऑनर टू रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म द prisoners of the date of hearing fixed for the trial and to summon the persons named on the reverse to act as assessors on the above mentioned dates। कि इस पेज के रिवर्स पे पिछली तरफ जो 10 नाम दिए हैं उनको भी असेसर के लिए बुलाना है आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 नाम छांट लिए। ट्रायल विद एड ऑफ असेसर्स होनी थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए कि ट्रायल 4 जून को शुरू होनी थी और उससे 4 दिन पहले एक और लेटर लिखते हैं यही श्रीमान एल मिडल्टन, जो सेशंस जज हैं। और ये लेटर देखिए आपके सामने है, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, आप देखिए, इसको पढ़िए। ये 30 मई का लेटर है फ्रॉम एल मिडल्टन टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मैंने बताया FB पूल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे। तो 30 मई को उनको ये दोबारा लेटर लिखा गया। और इस लेटर में क्या लिख रहे हैं? इस लेटर में 4-5 नए नाम दे दिए गए कि इनको भी बुलाइए असेसर्स के लिए। ये देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ें, इस लेटर को। इन कंटिन्यूएशन ऑफ माई लेटर नंबर 457 dated 13th May 1929, I have the honor to request you to summon the following 4 more assessors in the case noted above for the dates already communicated to you in my letter referred to above।
कि इन 4 और असेसर्स को बुलाना है। 10 असेसर्स पहले आपने लगा दिए हैं, ये 4 और। असल में यहाँ नाम 5 हैं। सीरियल नंबर 1 पर 2 हैं कि इन दोनों में से किसी एक को बुलाना। कौन कौन? बंसीधर कपूर और हरलाल, इन 2 में से किसी एक को बुलाना। अब बंसीधर कपूर कौन है? ये दिल्ली में चार्टर्ड बैंक में नौकरी करते हैं, कि इनको बुलाओ या हरलाल को बुलाओ, और ये हरलाल भी चार्टर्ड बैंक में नौकरी करते हैं, कि चार्टर्ड बैंक के इन दोनों में से किसी एक को बुला लो। इसके अलावा नंबर 2, एल गणेश प्रसाद, लाला गणेश प्रसाद। लाला गणेश प्रसाद कौन है? ये व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, गोवन ब्रदर्स फर्म से जुड़े हैं। और तीसरे नंबर पर एल जगन्नाथ प्रसाद, लाला जगन्नाथ प्रसाद, ये इलाहाबाद बैंक में नौकरी करते हैं। और नंबर 4 पे लास्ट है लाला कृपाशंकर, ये नेशनल बैंक में नौकरी करते हैं। तो अब जो ये 4 नाम दिए, वैसे 5 थे, सीरियल नंबर 1 पे 2 थे, उनमें से किसी एक को बुलाना है। तो ये जब हम देखते हैं, इनमें से कुछ थे जो बैंक में नौकरी करते हैं और बाकी व्यापारी हैं। तो ये नाम दे दिए गए, पर फाइनली पहले 10 और 4 14 असेसर इस मुकदमे में नहीं लगाए गए। असल में सिर्फ 4 ही असेसर बैठाए गए थे दोस्तों। पहले 10 की लिस्ट और फिर अगले ये 4, इन 14 में से 4 ही असेसर फाइनली रखे गए, बाकी को हटा दिया गया। और वो 4 कौन रखे गए हैं? इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले 10 की लिस्ट में से सिर्फ एक लिया गया। कौन? जो सीरियल नंबर 1 पर थे, AF देवित्रे, ये रखे गए। वो जो बाकी नाम थे ना, 5 तो किसान थे, उनमें से कोई नहीं लिया गया, उन सबको हटा दिया गया। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। तो पहली लिस्ट में से एक को रखा गया, सिर्फ AF देवित्रे, और दूसरी लिस्ट के 4 में, जैसे मैंने कहा, पहले 2 नाम दिखा रखे हैं, बंसीधर और हरलाल। तो इनमें से बंसीधर आए और बाकी आए। इनमें से 3 कौन छांटे? बंसीधर कपूर, लाला गणेश प्रसाद और लाला कृपाशंकर, लास्ट वाले। तो इन 4 में से ये 3, बंसीधर कपूर, गणेश प्रसाद और कृपाशंकर, और चौथे पहली लिस्ट से AV देवित्रे। अब सवाल ये उठता है, ऐसा किया क्यों? देखिए, मैंने जितनी मैं इस पर रिसर्च कर सकता था मैंने प्रयास किया, पर मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल नहीं पाया जिससे ये प्रमाणित मैं कर सकूं कि सही मंशा क्या थी, क्यों ऐसा किया होगा। हां, अनुमान मैं लगाता हूं, मेरा अनुमान सही भी हो सकता है और मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। और मेरा अनुमान ये है कि पहली लिस्ट के 10 में से 5 नाम किसानों के थे। भगत सिंह किसान परिवार से आते थे। किसानों के लिए इस परिवार ने बहुत काम किया था। वर्ष 1907 को हम नहीं भूल सकते। भगत सिंह के चाचा क्रांतिवीर सरदार अजीत सिंह ने बहुत बड़ा आंदोलन पंजाब में खड़ा किया था। वो आंदोलन जो पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से मशहूर हुआ। उस समय की अंग्रेज पंजाब सरकार ने 3 कानून पास किए थे किसानों के विरोध में, और सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के किसान खड़े हुए और ऐसा ज़बरदस्त आंदोलन चला था कि अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो कानून वापस लेने पड़े थे। सरदार अजीत सिंह को मांडले में निर्वासित किया था अंग्रेजों ने, लेकिन कानून वापस लेने पड़े थे। तो ये बैकग्राउंड है सरदार भगत सिंह के परिवार की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों की इंटेलिजेंस ने अंग्रेजों को ये रिपोर्ट दी कि ये जो लिस्ट आपने 10 की बनाई है ना, 10 की लिस्ट बना दी और फिर इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट आई हो और उसमें कहा हो ये जो नाम आपने छांटे हैं इसमें 5 तो आपने किसान ले रखे हैं, 3 जाट थे, 1 ब्राह्मण और 1 मुसलमान, कि इन किसानों को तुम असेसर बना के बैठाओगे और फिर तुम उम्मीद करते हो कि ये भगत सिंह के विरुद्ध तुम्हारी चाल के साथ चल के भगत सिंह के विरुद्ध अपनी राय देंगे। ऐसा रिस्क मत लेना। और हो ना हो यही कारण रहा था
कि पहली लिस्ट के 10 में से 9 नाम काट दिए गए, सिर्फ एवी देवित्रे एक को रखा गया। और दूसरी लिस्ट में एवी देवित्रे कौन? वो सिंगर कंपनी के साथ जुड़े थे, वो व्यापारी हैं। और दूसरी लिस्ट से जो 3 नाम आए उनमें से एक व्यापारी हैं और 2 बैंक में काम करने वाले हैं। खैर, ये 4 असेसर अब अपॉइंट हुए। 4, 5, 6 3 दिन गवाहों की गवाहियां हुई। 25 गवाह अंग्रेजों ने खड़े किए थे, जैसा मैंने पहले बताया। इसी वॉल्यूम में उन सभी 25 की गवाहियां हैं। आप स्वयं जाके अभिलेख पटल पर ये पढ़ सकते हैं, उनकी गवाही पूरी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत लोग सवा सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी पूरी गवाही इसी एक वॉल्यूम में आपको मिल जाएगी। खैर, जब वो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई तो असेसर से पूछा गया कि बताइए आपकी क्या राय है। जज ने जब पूछा तो उन असेसर्स ने कहा, क्या कहा वो मैं आपको यहीं दिखाता हूं आगे। जज, सेशन जज एल मिडल्टन ने अपने हाथ से लिखा है कि चारों असेसर्स ने क्या कहा। और यहां पीडीएफ पेज 135 पे, मुझे जहां तक याद है, पीडीएफ पेज 135 पर वो सब कहानी लिखी गई है। और ये हम आ गए पेज 135 पे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये देखिए, हैंड रिटन है ये, ओपिनियन ऑफ असेसर्स। ये आप पढ़ना, मैं डिटेल में ना जाके आपको इसका नटशेल बता देता हूँ। पहले गणेश प्रसाद ने कहा कि भगत सिंह अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के दोषी हैं। गणेश प्रसाद कहते हैं कि भगत सिंह अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के दोषी हैं, यानी भगत सिंह ने व्यक्तियों की जान लेने के इरादे से बम फेंके, ये कहते हैं गणेश प्रसाद। और बटुकेश्वर दत्त के बारे में भी वो यही कहते हैं कि हाँ, इसीलिए फेंके। अब आइए दूसरे असेसर पर, बंसीधर कहते हैं कि ना भगत सिंह ने इस इरादे से बम फेंके और ना बटुकेश्वर दत्त ने इस इरादे से बम फेंके। सभी गवाहों की गवाहियां, बयान और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द एडवोकेट्स सुनने के बाद बंसीधर कहते हैं कि ना भगत सिंह ने किसी की जान लेने के इरादे से बम फेंके हैं और ना बटुकेश्वर दत्त ने ऐसा किया है। फिर तीसरे आते हैं, तीसरे हैं कृपाशंकर कहते हैं कि भगत सिंह ने बम फेंके हैं जान लेने के इरादे से, कि अटेम्प्ट टू मर्डर भगत सिंह ने किया है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने ऐसा नहीं किया है। यानी दोनों बम भगत सिंह ने फेंके हैं और वो जान लेने की कोशिश की, ऐसा कहना है कृपाशंकर का। फिर आते हैं चौथे, लास्ट, एएफ देवित्रे कहते हैं कि ना भगत सिंह ने और ना बटुकेश्वर दत्त ने किसी की जान लेने की कोशिश की है। ये हैंड रिटन है कि क्या क्या उनसे पूछा जज ने कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो 4 में से 2 असेसर, वो जो 14 असेसर्स में से बिल्कुल अपने भरोसे के 4 छांटे थे अंग्रेजों ने, उन 4 में से भी 2 ने कहा कि भगत सिंह का इरादा किसी की जान लेना नहीं था और 3 ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त का इरादा किसी की जान लेना नहीं था। हालांकि इसके बाद भी जज एल मिडल्टन ने दोनों को ही लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजा सुनाई थी, यानी आजीवन काला पानी। इस मुकदमे में फांसी भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हुई थी। उसके बारे में भी जैसा मैंने शुरू में बताया था कि युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा जो सीरीज़ है हमारी, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। पर ऐसी ही कुछ ख़ास बातों के ऊपर कुछ वीडियोस उस मुकदमे के बारे में भी बनाऊंगा। ये मैंने आपको दिखाया और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ उसको ज़रूरी नहीं है मेरी बात को मान लें। आप स्वयं परखिए, स्वयं जांचिए। मैं आपको सोर्स तक लेके जा रहा हूँ। मैं तो नहीं था वहाँ पे। मैं इस मुकदमे के नेशनल आर्काइव्स के इस पोर्टल पर ये फाइलें देख रहा हूँ तो मेरी समझ में आ रहा है। आप देखेंगे आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए अभिलेख पटल पर
और स्वयं जाके इनको पढ़िए। तो ऐसा था ये मुकदमा जिसमें 4 असेसर रखे गए, 4 में से 2 ने भगत सिंह को निर्दोष कहा और 3 ने बटुकेश्वर दत्त को निर्दोष कहा। फिर भी अंग्रेज़ों ने सज़ा दी। अगर वो किसान वो भी असेसर होते तो असेसर्स का क्या फैसला होता, क्या उनकी राय होती, और उसके बाद फिर वो फैसला जज फिर भी वही सुनाता तो देश में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। वो हुई, अब भी इसके बाद भी प्रतिक्रिया हुई और भगत सिंह इस देश में क्रांति का प्रतीक बन गए, सूर्य बन गए, वो शिरोमणि बन गए बलिदानियों के। तो ये था असेंबली बम केस से जुड़ी वो बात कि किस तरह अंग्रेज चाल चल रहे थे भगत सिंह के विरुद्ध। आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।